So let us start with the chapter current electricity, जो कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी। और हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी देखे थे, जैसा कि द कंसेप्ट ऑफ द व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, ठीक है नहीं, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एंड द यूज ऑफ द मीटर ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए मीटर ब्रिज किस तरह से यूज होता है, तो ये सब हमने देखा था। यस, और उसके लिए फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, याद होगा आप सबको। द मीटर ब्रिज के अंदर जो कंडीशन फॉर बैलेंसिंग क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी। द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग इज सिंपली द R1 upon R2 is always equal to R3 upon R4, और द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कहा जाता है, मतलब व्हीटस्टोन्स नेटवर्क जो है वो बैलेंस्ड है ऐसे कहा जाता है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो इट्स नॉट बैलेंस्ड इन दैट केस, ये हमने देखा था। और we also have seen the use of Wheatstone's meter bridge to find unknown resistance, and also the use of Wheatstone's meter bridge to find the resistance of galvanometer itself। तो गैल्वेनोमीटर का ही खुद का रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालने के लिए भी हम व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू हम एक फास्ट देखेंगे, थोड़ा सा फटाफट देखेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद एक्चुअली लेक्चर हुआ है, तो मे बी आप भूल गए रहेंगे। तो लेट अस रिवाइज इट फास्ट। यस, हियर इट इज। ओके, सो यू सी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने व्हीटस्टोन्स नेट ब्रिज ये टॉपिक देखा था। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज? Actually, it is the four resistances which are formed, connected into form the square। ठीक है ना, तो एक नेटवर्क फॉर्म किया जाता है, तो उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अभी उसका प्रिंसिपल क्या है देखो ठीक से। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज सिंपली दैट द करंट डजंट फ्लो बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। जो जो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो उनके बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। Current flows only when there is a potential difference. In the absence of potential difference, no current flows through the circuit. तो ये बेसिकली इस व्हीटस्टोन्स ब्रिज का प्रिंसिपल है। देखो, ये इस टाइप का हमने देखा था लास्ट टाइम। दिस वे वी हैव द फोर रेजिस्टेंसेस व्हिच आर नेम्ड एज R1, R2, R3 and R4, and see the positions, right? A, B, C, D, ये चार पॉइंट्स को हमने नाम दिया था, चार कॉर्नर्स को। और ये भी देखा था कि ए और सी के बीच में जो है ईएमएफ कनेक्ट किया जाता है। ये देखो ठीक से, ए और सी के बीच में ईएमएफ कनेक्ट किया, और बी और डी के बीच में क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है। A sensitive galvanometer is connected between the points B and D. Okay, and अभी देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि जैसे ही हम कनेक्शन ऑन करते की जैसे ही ऑन करते हैं, तो होता यह है कि करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग through the main branch. Suppose I is the current flows in the main branch, which gets split up in two parts, that is I1 and I2. ठीक है ना, each of these currents flows through these each branches AB and AD, as we can see in the diagram। तो डायग्राम के अंदर हम क्लियर देख सकते हैं कि कुछ करंट जो है ये I में से कुछ करंट जो है वो इस तरफ I1 इतना करंट जो है वो AB वाले पार्ट में चला जाएगा, और बचा हुआ जो करंट है I2 उसको हम बोल सकते हैं, तो दैट विल जस्ट फ्लो इन द एज एडी पार्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा यहाँ पे। ओके, अभी देखो ये I1 जो करंट है वो इस तरफ चला गया, और I2 करंट जो है वो इस तरफ चला गया, नो डाउट। अभी देखो ठीक से, अभी यहाँ पे अगर ये B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो अगर सेम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि करंट IG जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होगा। ठीक है, और यहाँ पे I1 इस तरफ B के अंदर BC के अंदर जो करंट जाएगा वो I1 में से IG काट के जो बचता है उतना करंट R4 के अंदर फ्लो होगा।
बिल्कुल। और यही करंट IG जो है वो यहाँ पे I2 के साथ, मतलब इस I2 के साथ मिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये दोनों करंट्स कंबाइन होके इस ब्रांच के अंदर, मतलब R4 रेजिस्टेंस के अंदर वो पास होंगे। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे, सिंस द IG करंट इज स्प्लिट अप हियर, तो BC के अंदर, सॉरी BD के अंदर जब IG करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे I1 माइनस IG इतना करंट फ्लो हो रहा है, और इस ब्रांच के अंदर I2 प्लस IG इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, और ये दोनों करंट्स जो है वो दोनों मिलके, अब देखो ये करंट और ये वाला करंट, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और माइनस IG और प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, और ये I1 प्लस I2 will once again become I, because I itself has been split up into I1 plus I2, correct है? So we can say that I is actually going to be equal to I1 plus I2, and hence we can say that this I1 coming from this side and I2 which is coming from this side will just add up together, and the total current flowing through this main branch will once again will be I1 plus I2, which is actually going to be I, which is the current in the main branch which we have assumed here. चलो ठीक है, तो ये चलो ये किरचॉफ लॉ तो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी देखो when we can say that the Wheatstone's bridge is balanced, तो ये Wheatstone's bridge balanced है, ऐसा कभी हम बोलते हैं जब ये IG जो है वो 0 बन जाता है। तो अभी गैलोमीटर के अंदर करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए, तब उसको हम बैलेंस Wheatstone's नेटवर्क बोल सकते हैं। बट कभी ऐसा पॉसिबल है, वो सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के एग्जैक्ट बराबर होगा। ठीक है, अगर B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल अगर सेम बन जाता है, तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये ब्रांच जैसे कि होके भी ना होने के बराबर होगा। अगर ये ब्रांच जो है वो हमने, ये जो वायर है ये हमने अगर उखाड़ के फेंक भी दिया, तो भी उस सर्किट के करंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द सर्किट विल रिमेन द सेम, बिकॉज वैसे भी इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसलिए फिर अगर इसको हम अगर डिस्कनेक्ट भी कर देंगे ये गैलोमीटर को, तो भी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ही कनेक्ट करने के बाद भी ये गैलोमीटर क्या करेगा, जीरो करंट दिखाएगा, ये IG विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द मेन बैलेंसिंग कंडीशन फॉर द Wheatstone's नेटवर्क, रिमेंबर। ओके, तो देखो यही कंडीशन है जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, VB मस्ट बी इक्वल टू VD and IG must be equal to 0, okay, and then and only the Wheatstone's network is supposed to be balanced, okay। चलो, बट अभी कंडीशन कैसे डिराइव करेंगे, इससे हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि दिस हैपेंस ओनली व्हेन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये होने के बाद ही ऐसा होता है। ये प्रूव करने के लिए हमको ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, देखो ठीक से, या किरचॉफ्स लॉ भी यूज कर सकते हैं आराम से। देखो, तो ये हमको प्रूव करना है, तो वो प्रूव कैसे किया था हमने, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो उसके लिए हमने, देखो IG 0 है, ये तो हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है। ठीक है, तो अभी सपोज हमने अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर यूज किया, कौन से लूप पे दिख रहा है, ABDA, इस लूप के ऊपर हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। दिख रहा है लूप कहाँ पे है, वो ये है ABDA, इस वाले लूप के ऊपर हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। as soon as we do it, see in the first part, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जो कि A से लेके B तक जब हम देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ठीक से, कि R1 इस रेजिस्टेंस के अंदर I1 इतना करंट जा रहा है, बट यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, और इसलिए जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या कहा जाता है, देयर इज अ लॉस, and that's why that loss is again always taken to be negative, so we have to multiply this I1 with R1 and that is to be considered as negative, so this is the first term, okay। लेकिन अभी देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे B से लेके C तक का ये जो पार्ट है, इस BC पार्ट में वैसे भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बराबर। तो इसलिए अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर उसमें से जो ये आएगा, करंट जाएगा, तो करंट अगर जीरो है तो उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वो भी तो जीरो होगा, बिल्कुल। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दिस BC विल एक्चुअली बी इक्वल टू जीरो।
एंड डायरेक्टली वी कैन टॉक अबाउट दिस थर्ड पार्ट हियर। तो डी से ए तक जब हम जाएंगे, ये देखो डी से ए तक जब हम जा रहे हैं तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हम एंटर कर रहे हैं, मतलब हम अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं। देखो क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और हम जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। तो whenever we move against the current there is a gain, and that's why we have to consider it as a positive. So in the next step it will be I2R3। ये समझा ठीक से? I2R3 पॉजिटिव क्यों आया? yes, and then that is going to be equal to 0 because there is no battery in this loop। इस लूप के अंदर कोई भी बैटरी तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। अगर बैटरी होता तो फिर वहां पे हमको वो बैटरी भी कंसिडर करना होता, ठीक है। तो इसलिए इस इक्वेशन में किधर भी बैटरी नहीं आया, क्योंकि इस लूप के अंदर बैटरी है ही नहीं। बैटरी जिस लूप के अंदर है वो लूप हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। ये देखो, ये अगर लूप सिलेक्ट करते थे तो फिर उसके अंदर बैटरी आने का चांस था, लेकिन वी हैव नॉट सिलेक्टेड दैट लूप एंड दैट्स व्हाई द बैटरी विल नॉट बी देयर। मतलब ई वाला जो टर्म है वो यहाँ पे किधर भी नहीं आएगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा लूप जो है उसके ऊपर हम अभी अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो ठीक है। सो अभी अच्छा, इसमें से हमको क्या मिल रहा है, ये I1 R1 जो है वो उस तरफ अगर हमने भेज दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण हमको I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3 ये मिल जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमको अप्लाई करना है अभी दूसरे लूप के ऊपर। दूसरा लूप दिख रहा है BCDB, तो इस लूप के ऊपर हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। सी हियर, दिस इज द लूप BCDB। ओके, तो इस लूप के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला वाला टर्म कौन सा आएगा, ये देखो I1 R2 where we are moving from high potential to low potential because we are moving along the current, and that's why it will be negative, so minus I1 R2। and here we are going to be opposite to the current इस तरफ जा रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए वहां पे प्लस आएगा, इंक्रीमेंट होगा पोटेंशियल के अंदर, जिसके कारण हमको वहां पे प्लस I2 R4 मिल जाएगा, and that is going to be equal to 0 because once again there is no battery in this whole loop and IG तो 0 है ऑलरेडी। तो इसलिए फिर IG 0 होने के कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि I1 R2 इक्वल टू I2 R4 ये हमको मिल जाएगा एज इक्वेशन नंबर 2। याद है पहले हमको क्या मिला था इक्वेशन, चेक करो, ये देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो हमको अभी मिला था, और इसके बाद जो दूसरा सेकंड इक्वेशन जो है वो हमको अभी मिला हुआ है, ये देखो ये करके, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड इक्वेशन। नाउ इफ वी जस्ट डिवाइड these two equations 1 and 2, then we can just get I1 and I2 cancelled, and we're left with R1 upon R2 equal to R3 upon R4, which is called as the Wheatstone's balancing condition. Whenever the four resistances connected in Wheatstone's network are in proportion, then and then only the Wheatstone's network is supposed to be balanced, and then at that time only the potential at B remains same as the potential at D, and hence no current flows through the middle branch, that is galvanometer connected here between B and D. Remember, this is called as the condition of balancing for the Wheatstone's network. Okay, अभी देखो यही बात हम दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ओम्स लॉ यूज करके भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस is always equal to current into resistance, correct है। so if we use this Ohm's law between the 4 points like A B C D, okay, तो हम बोल सकते हैं कि VA VB VC and VD are the potentials at the respective points like A B C and D, okay, so that we say this VB is going to be equal to VD, correct है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो अभी देखो VB और VD इक्वल है, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। हमको इन दोनों को VA के साथ डिफरेंस लेना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद VA को दोनों तरफ ऐड कर दिया, जिससे देखो ये क्या बन गया, ये VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। देखो VA तो सेम है कि नहीं दोनों तरफ, सिर्फ यहाँ पे VB माइनस VB और माइनस VD ये इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे ये VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। और उससे भी आगे जाके
ये VA माइनस VB का मतलब क्या है? It is the potential difference between A and B, which must be exactly equal to the current into resistance in that branch connecting A and B. तो A और B को कनेक्ट करने वाले ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस कितना है? R1, और उस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कितना है? I1. तो we can say that VA minus VB will actually be equal to I1 R1. समझा ठीक से? And at the same time, if we talk about this VA minus VD here, तो VA minus VD कितना होगा? I2 into R3. That's it. So since they are equal, we can give this as equation number 1. And in the same way, we can do this for this C also. C के लिए भी हम ये कर सकते हैं. देखो VB equal to VD तो है, ठीक है. If we just subtract VC from both sides, then we can get this as VB minus VC equal to VD minus VC. ठीक है ना? तो VC हमने सबट्रैक्ट किया दोनों तरफ, ठीक है. VB इक्वल टू VD तो हमको पहले ही था, सिर्फ यहाँ पे हमने VC को एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है. अभी क्या करना है हमको? देखो ठीक से. तो if we now use this VB minus VC here, check VB minus VC. What is this? VB minus VC means potential difference between these two points, which must be equal to the product of current and resistance in that part here. So which becomes I1 R2, and here VD minus VC comes out to be the potential difference between these 2 points, which has to be the product of current and resistance in that part here, which is going to be I2 R4. Okay, so this gives the equation number 2. And now if we just, as usual, just divide these two equations, I1 R1 equal to I2 R3 and I1 R2 equal to I2 R4. If we divide these two equations, then we can get the desired result, that is R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. Okay, so this is going to be the actually the balancing condition for Wheatstone's network. Remember. Okay, अभी जैसा कि हमने लास्ट टाइम इसके बाद का टॉपिक जो देखा था, that is the meter bridge, right? So meter bridge जो होता है, तो it is the experiment, actually experimental device, ठीक है. उसको उसके दो यूजेस होते हैं, एक तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, और दूसरा जो है एक तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना, और इवन रेजिस्टेंस के जो लॉज है सीरीज पैरेलल के, वो वेरीफाई करने के लिए भी वो यूज होता है. बिल्कुल, देखो अभी ठीक से. तो कंस्ट्रक्शन देखो ठीक से. तो जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेटल प्लेट्स लाइक C1 and C2 which are L shaped like this, okay, and which are connected, and there is another plate, metal plate C3, ठीक है ना, which is kept between these two. And here ये metal strips जो है वो बहुत कम रेजिस्टेंस के होते हैं, याद रखो ठीक से. They are made up of such a material which is of very low resistance, just like copper. कॉपर जो है वो बहुत कम रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है, तो इससे वो मेटल स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं ताकि उनका खुद का रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटर ना हो, उनका खुद का रेजिस्टेंस यहाँ पे मैटर नहीं करना चाहिए. तो उसके लिए हमने उनको बहुत कम रेजिस्टेंस वाला बनाया है, ताकि हम ये पूरा जो ये स्ट्रिप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रिप है, उसको हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. इट इज द सिंगल पॉइंट हियर. इवन यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पूरा स्ट्रिप है, उसको हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर. ओके, एंड इन द सेम वे C2 के बारे में भी हम वही बोल सकते हैं. बिल्कुल, चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे. लॉन्ग वायर is connected between the points A and the point C, and this wire is made up of nichrome, manganese, or such a material whose specific resistance is very high, just like it has like 50 kilo ohm per centimeter. अभी सोचो, अगर 50 किलो ओम रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर रहेगा, तो अगर हमने 100 सेंटीमीटर वाला अगर वायर ले लिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? जरूर 50 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कितना हो गया? वो 5000 किलो ओम हो गया. 5000 किलो ओम मतलब ही वो 5 मेगा ओम तो हो ही गया कि नहीं. तो हम देख सकते हैं आराम से कि 5 मेगा ओम इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इंटर हो जाएगा. तो इस तरह से जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली
हाई रेजिस्टेंस वाला वायर हुआ करता है। ये बात अच्छी तरह से याद रख लो कि यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स जो हमने यूज किए हैं वो दे आर हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, ओके। बट ये जो वायर हमने यूज किया है ए और सी के बीच में कनेक्ट करने के लिए, इट इज ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ओके। ये पॉइंट याद रखो ठीक से, बिकॉज वी वांट टू यूज दिस वायर इटसेल्फ एज अ रेजिस्टेंस। मतलब ये वायर के हमको दो टुकड़े करने हैं, दो पार्ट्स कंसिडर करने हैं। ये सपोज यहाँ तक का एक पार्ट हमने कंसिडर किया, तो इस वाला ये वाला जो पार्ट है वो एक रेजिस्टेंस बनने वाला है, सेपरेट रेजिस्टेंस बनने वाला है। और इसी वायर का जो बचा हुआ जो लेंथ है वो एक दूसरा रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो बोथ ऑफ दिस पार्ट्स आर गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंसेस, separate resistors, and that's why we have used this wire to be made up of either nichrome or manganese or a constant high resistance wire, okay। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया। एंड दिस होल सिस्टम इज फिटेड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। ये पूरा जो है वो हमको वुडन प्लेटफॉर्म पे फिट करना होता है, और एक मीटर स्केल यहाँ पे लगाया जाता है जिससे हम रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये मीटर स्केल जो है उसका रीडिंग 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट 100 तक जाता है। तो अभी भी मैंने बताया था कि ये पूरे जो वायर का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर हुआ करता है, ओके। और ये रेओस्टेट भी यहाँ पे लगाया जाता है ताकि उस करंट को हम कंट्रोल कर सके। रेओस्टेट का मतलब समझो अच्छी तरह से कि इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इफ वी जस्ट शिफ्ट दिस स्लाइडर हियर इन दिस साइड, इस तरफ अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल गेट डिक्रीज्ड and in turn current will just increase, remember। But if suppose we shift the slider of the rheostat away from this point, then the resistance in the circuit will increase, thereby decreasing the current, remember। तो resistance जितना increase होगा उतना current decrease होगा, और resistance जितना decrease होगा उतना current increase होगा। तो ये करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये rheostat यूज करते हैं, और करंट को चालू बंद करने के लिए हम यहाँ पे की यूज करते हैं। ये जो यहाँ पे बीच में की रखा हुआ है वो हमने यूज किया है इसीलिए ताकि करंट को हम चालू या बंद कर सके। और ये बैटरी है या ईएमएफ है जो कि यहाँ पे यूज किया हुआ है। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमको और एक बात करनी है। यहाँ पे x इतना रेजिस्टेंस लगाना होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप। याद रखो, लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज मीन्स ये जो मेटल स्ट्रिप्स है तो C1 और C3 इनके बीच में जो गैप रहता है तो इस गैप को हम लेफ्ट गैप बोलते हैं। ऑब्वियसली वो लेफ्ट तरफ है इसलिए। और ये जो दूसरी तरफ है C3 और C2 के बीच में जो गैप बनता है इस गैप को हम राइट गैप बोलते हैं। राइट गैप याद रखो ठीक से, राइट गैप। एंड वी हैव टू कनेक्ट अ नोन रेजिस्टेंस इन दिस गैप हियर। तो इस गैप के अंदर हमको नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, नॉन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे हमको अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए उसको हमने x बोल के रखा है। x स्टैंड्स फॉर अननोन एंड r स्टैंड्स फॉर नोन, ओके। अभी उसके बाद इससे भी आगे जाके हमको एक गैलोमीटर कनेक्ट करना है, उसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करना है C3 के साथ, और दूसरा जो टर्मिनल है वो फ्री होता है जो कि एक पेन के जैसे डिवाइस को अटैच किया हुआ होता है जिसको हम जॉकी बोलते हैं। याद रखो ठीक से, जॉकी। जॉकी मतलब ही एक पेन के जैसा टच करने वाला डिवाइस होता है। तो उसके साथ ये गैलोमीटर का एक एंड पॉइंट कनेक्टेड है, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो C3 के साथ कनेक्टेड है। ये C3 प्लेट जो है ना उसके साथ कनेक्टेड है। अभी देखो ये जो जॉकी है इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर ऑन दिस वायर AC। इसको हम लेके इधर भी टच कर सकते हैं या उसको लेके इधर भी टच कर सकते हैं। पूरे वायर AC के ऊपर हम किधर भी उसको टच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। बट होगा क्या ना कि देखो अभी जैसे ही हम ये गैलोमीटर का जो दूसरा एंड पॉइंट है, ये जॉकी का एंड पॉइंट जो है वो अगर सीधा जाके यहाँ पे अगर टच कर देंगे, ये देखो सपोज हमने इसको सीधा लेके यहाँ पे टच कर दिया, तो क्या होगा कि सीधी बात है कि इस तरफ वाला रेजिस्टेंस कम होगा और इस तरफ वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और इसकी वजह से क्या है कि ये जो रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होगा, और रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से इस गैलोमीटर के अंदर करंट फ्लो होगा। हो सकता है कि इस तरफ करंट फ्लो हो जाए, द गैलोमीटर इज कैरिंग द करंट इन दिस डायरेक्शन सपोज।
तो जैसे गैलोमीटर के अंदर करंट चालू हो जाता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि गैलोमीटर विल बी शोइंग द करंट इन दिस डायरेक्शन। ओके, बट जैसे ही हम ये जॉकी जो है वो वहां से उठा के दूसरे किसी पॉइंट पे अगर कनेक्ट करते हैं, यहाँ से सपोज यहाँ से सीधा लेके यहाँ पे अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि देखो इस तरफ का रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और ये साइड का रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से रेशियो फिर से डिस्टर्ब होगा और हो सकता है कि करंट जो है इस गैलोमीटर के अंदर तो इस तरफ फ्लो हो जाए, मतलब उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा और वो हमको गैलोमीटर के अंदर दिखाई देगा। बिल्कुल जैसे हमको पता चलता है कि गैलोमीटर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मतलब ये हमको ये देखना होता है गैलोमीटर के अंदर कंटिन्यूअसली हमको करंट देखना होता है, whether it is flowing from this to this here or it is flowing from this to this here, मतलब उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है या उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस पॉइंट को हम नाम बी नाम देके रखेंगे और जहां पे ये जॉकी का पॉइंट कनेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अगर हम नाम डी देके रखेंगे, तो we'll have to say see clear carefully that whether the current is flowing from B to D or D to B in the galvanometer। तो गैलोमीटर के अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है वो हमको चेक करना होता है एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे हम जॉकी कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये वायर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो R3 हम बोल सकते हैं और राइट साइड वाला जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस हम R4 बोल सकते हैं। ऑलरेडी X जो है वो यहाँ पे R1 का काम कर रहा है और ये जो है दूसरा अननोन रेजिस्टेंस ये एक्चुअली R2 का काम कर रहा है। तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन सेटिस्फाई जब हो जाएगा तब जाके ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा और तब जाके हम ये बोल सकेंगे कि यहाँ पे गैलोमीटर के अंदर जो है वो जीरो करंट फ्लो होगा। तो ये बात समझो इसमें ठीक से कि ये जो सर्किट हमको अभी दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एक व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज है। देखो अभी हमने व्हीटस्टोन्स ब्रिज देखा था और अभी हम ये मीटर ब्रिज देख रहे हैं। तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज में और मीटर ब्रिज में कोई डिफरेंस है या नहीं है, चेक करो एक बार ठीक से। देखो व्हीटस्टोन्स ब्रिज हमने कैसे दिखाया था, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरफ ड्रॉ किया था, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा था और चौथा रेजिस्टेंस इस तरफ ड्रॉ किया हुआ था और ये पॉइंट को हमने ए बोल के रखा था, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल के रखा था। और ये भी हमने देखा था कि ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ था, राइट, और बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ था, बराबर। तो अभी देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, देखो सेम ही तो है, क्योंकि देखो ए और बी के बीच में क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है क्या, एक चेक करो यहाँ पे। ये देखो ये ए पॉइंट है और अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो मेटल स्ट्रिप है वो लो रेजिस्टेंस का मेटल स्ट्रिप है, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विल बी सेम एज दिस पॉइंट हियर, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दिस पॉइंट आल्सो एज ए। ओके, तो अभी और ये पॉइंट जो है इसको हमने बी कंसीडर किया है, तो अगर ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए और एट द सेम टाइम ये पॉइंट भी बी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो मेटल स्ट्रिप है वो भी लो रेजिस्टेंस का ही है। इसकी वजह से इन तीनों पॉइंट्स को हमको सेम नाम देना पॉसिबल होगा, बिल्कुल। और अगर इस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं तो जरूर ये पूरा जो मेटल स्ट्रिप है उसका लो रेजिस्टेंस होने के कारण इस पॉइंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, सी ही बोल सकते हैं। चलो ठीक है, अभी देखो ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्स है, दिख रहा है यहाँ पे ए और बी के बीच में एक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे बी और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, आर है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम R2 बोलते हैं एक्चुअली, बट यहाँ पे वो R है, नो डाउट। और यहाँ पे डी पॉइंट किधर है, तो जैसे ही हम ये गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है वो यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो ये वायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो उसका रेजिस्टेंस जो है वो हम R3 बता सकते हैं और उसका जो राइट वाला पार्ट है तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम R4 इतना बोल सकते हैं। And R3 and R4 will be the two resistances which are the resistances of these parts of the wire only। तो इस वायर के ही दो पार्ट्स जो है वो यहाँ पे R3 और R4 के जैसे काम कर रहे हैं।
तो ये R3 हो गया और ये हमारा R4 बन गया. And then if galvanometer shows zero deflection, if the no current flows through this galvanometer, then we can expect that X upon R, मतलब यहाँ पे R1 upon R2 must be exactly equal to R3 upon R4. तो मतलब यहाँ पे X upon R is equal to R3 upon R4. ये कंडीशन हमको मिल जाएगा, जिसको ही व्हिटस्टोन्स बैलेंसिंग कंडीशन हम बोलते हैं. तो देखो यहाँ पे अभी तो yes, ये Lx is the length from the X side and Lr is going to be the length from R side. तो ये जो Lr है, Lr और Lx इन दोनों का जो सम है वो सम कितना बनने वाला है 100. तो इसलिए Lr को हम 100 माइनस Lx ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अभी देखो यही इसके अंदर इसी डायग्राम के अंदर जैसा भी अभी हमने बोला था कि x अपॉन r, ये x डिवाइडेड बाय ये r becomes exactly equal to the resistance of the wire AD. यहाँ से A से लेके D तक का जो पार्ट है इस वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर DC, D से लेके C तक का जो पार्ट वायर का है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा. यही बात है. ये कहां से आया समझा ठीक से, बिकॉज वी हैव दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. ये जो होता है इससे ये बन रहा है. चलो अभी हम ये देखते हैं कि वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ which is going to be the resistance of the wire capital R upon the length of the wire is capital L. So using this we can say that the resistance of the any part of the wire will be actually equal to sigma into L. मतलब ये resistance of the wire can be written to be equal to the resistance per unit length multiplied by length of that part of the wire. तो अभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये बात और बोल सकते हैं यहाँ पे कि देखो ठीक से ये हमने यहाँ पे देखा कि अभी इस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AD का वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा कैसे निकालने का, तो उसके लिए वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है सिग्मा और AD का लेंथ कितना है ये देखो Lx है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा को Lx से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, इस AD वाले पार्ट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है. एंड इन द सेम वे हियर इन द डिनोमिनेटर DC जो पार्ट वायर का है उसका रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा हमको, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है वायर का सिग्मा एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC वायर, तो D से लेके C तक का जो वायर का लेंथ है वो है 100 माइनस Lx and that's why we can just multiply this by 100 minus Lx so as to get the resistance of that part actually. So in this way we have got this resistance of the wire. Okay, तो ये से हमको ये फॉर्मूला मिल गया x upon r is equal to sigma Lx upon sigma into 100 minus Lx. We can just cancel out this sigma and just be left with x upon r equal to Lx upon 100 minus Lx, and this is actually the formula for finding the unknown resistance using this meter bridge. Correct है, x is equal to r into Lx upon 100 minus Lx in this way. So if we know the values of Lx and r, we can just find out the value of x easily, and r can be measured experimentally and Lx also can be measured experimentally. तो जैसे हम एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यूज मेजर कर लेंगे तो हमको कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आराम से मिल जाएगा, एंड दिस इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज. ओके, तो देखो ठीक से okay, so we have done this last time. So now in today's lecture we will move further. Okay, आपको याद होगा यही हमने डिस्कस किया था. ठीक है, एक और यूज है गैल्वेनोमीटर का, सॉरी मीटर ब्रिज का. तो टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ,
अभी अगर हमको इस गैलोमीटर का ही रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से पूरा सेटअप जो है एक्सपेरिमेंट का सेम वैसे ही हमको करना पड़ेगा, जिसमें समझो ये सपोज फर्स्ट मेटल स्ट्रिप, ठीक है, ये दूसरा मेटल स्ट्रिप जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया बीच में, और ये है तीसरा मेटल स्ट्रिप जिनको हमने अभी C1, C2 और C3 बोला था, याद है ना सबको? ठीक है, अभी देखो, और अभी जैसा अभी अभी हमने किया तो ओमकार, तो जैसे अभी अभी हमने देखा कि ये जो दो पॉइंट्स है ये ए और सी, इन दोनों के बीच में एक लंबा वायर जो है वो हमको कनेक्ट करना होता है। चलो ठीक है, सो वी हैव कनेक्टेड दिस वायर, लॉन्ग वायर हियर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, ओके, and unknown resistance we have to connect here in the left gap, and known resistance is to be connected here which is called as the right gap, okay। तो बट अभी यहाँ पे क्या है ना कि हमको अगर गैलोमीटर का खुद का ही रेजिस्टेंस अगर ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, तो उसके लिए गैलोमीटर को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने डाल दिया गैलोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है, ठीक है, और इस तरफ हमने नोन रेजिस्टेंस डाल दिया जो कि आर हम बोल सकते हैं उसको, जिसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अभी ए और सी इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक बैटरी भी जोड़ दिया और इसके साथ एक की भी लगा दिया स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए और करंट को ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके साथ आगे करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट भी हमने जोड़ के रखा, ठीक है। और ये जो वायर है ये यहाँ पे स्लाइडर को दे दिया ताकि ये स्लाइड हम कर सके और स्लाइड करके इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सके, और जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, तो ये उसका यूज है। चलो ठीक है, बट अभी गैलोमीटर के अंदर ये जो बीच वाले ब्रांच के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए इधर हमको वापस एक गैलोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। बट केल्विन हैव इन्वेंटेड अनदर मेथड, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द केल्विन्स मेथड, ठीक है, in which the two gallonmeters are not needed actually. The only one galvanometer whose resistance is to be found out is to be kept in this left gap, and the no other galvanometer is required, and directly we can connect this middle branch, ये जो B वाला जो point है वो B point हम डायरेक्ट जॉकी के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे टच कर सकते हैं, ठीक है। इस वायर को किधर भी टच कर सकते हैं, जिस पॉइंट को भी हम टच कर देंगे तो वो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे D बन जाएगा, बिल्कुल। और ये B और D के बीच में जो वायर है इसके अंदर जीरो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये पता करने के लिए हमको एक सिंपल सी ट्रिक यूज करनी होगी कि गैलोमीटर के अंदर जो भी करंट हमको दिख रहा है, देखो जैसे हमने सपोज ये जॉकी टच किया, मान लो हमने ये जॉकी अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है, यस, यहाँ तक अभी हमने जॉकी टच नहीं किया है, अभी गैलोमीटर सपोज 40 एम्पियर इतना करंट दिखा रहा है, ओके। अभी जैसे हमने ये गैलोमीटर को यहाँ पे टच कर दिया, तो समझो यहाँ पे जाके टच कर दिया तो क्या होगा कि गैलोमीटर जो है वो हो सकता है कि 20 एम्पियर करंट दिखाए। अच्छा, अभी चलो सपोज ठीक है, अगर हमने यही गैलोमीटर जो है वो सीधा जाके यहाँ पे अगर टच कर दिया तो हो सकता है कि ये जो गैलोमीटर है वो 60 एम्पियर करंट दिखाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, लेकिन अगर सपोज हमने यही गैलोमीटर जो है वो अगर ऐसे पॉइंट को टच कर दिया, सपोज बीच वाले यहाँ पे इस पॉइंट को टच कर दिया, और अगर हमको पता चला कि गैलोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो फिर से 40 एम्पियर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जॉकी को टच करने से पहले भी और जॉकी को टच करने के बाद भी अगर सेम करंट अगर गैलोमीटर अगर दिखाता है तो इसका मतलब यही है कि इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो ठीक से, बिकॉज करंट विल गेट डिवाइडेड ना, करंट डिवाइड होगा जरूर, अगर करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, अगर करंट गैलोमीटर के अंदर का जो जितना भी है पहले उतना ही अगर फ्लो हो रहा है, मतलब पहले भी 40 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था और जैसे ही हम ये जॉकी टच करते हैं फिर भी अगर 40 एम्पियर करंट यहाँ पे गैलोमीटर के अंदर अगर दिखाता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस ब्रांच के अंदर, मतलब ये जो बी से लेके सी तक का जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ये 40 एम्पियर करंट और टच करने के बाद भी 40 एम्पियर करंट हमको मिल रहा है, बिल्कुल।
तो ये जो है ये दिस इज द चेक पॉइंट to identify whether the Wheatstone's bridge is balanced or not. So when we can say surely that the Wheatstone's bridge is balanced when galvanometer shows same deflection before and after connecting the jockey. ठीक है, तो इसीलिए इसको सेम डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं, याद रखो ठीक से, इट्स कॉल्ड एज द सेम डिफ्लेक्शन मेथड। और पहले वाला जो हमने मेथड यूज किया था, ठीक है ना, पहले वाला जो अभी 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 जो हमने मेथड देखा था जिसके अंदर हमने अननोन रेजिस्टेंस ढूंढ के निकाला, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये मेथड के अंदर हमने क्या किया, इस गैलोमीटर के अंदर हमने वेट किया ताकि वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड बोला जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। व्हाई? बिकॉज वी फाइंड आउट अ पॉइंट, और नल डिफ्लेक्शन मेथड भी बोल सकते हैं उसको, नल डिफ्लेक्शन मेथड, बिकॉज वी फाइंड आउट अ पॉइंट when the jockey is touched to that point, then the galvanometer shows zero deflection. But in this Kelvin's method, जो कि अभी 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 हमने देखा, गैलोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए जो यूज किया जाता है ये केल्विन्स मेथड, इस केल्विन्स मेथड के अंदर हम ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढते हैं जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हमको मिले, बल्कि हम ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे गैलोमीटर सेम डिफ्लेक्शन दिखाए, ठीक है, और तभी हम मानते हैं कि Wheatstone's bridge is balanced. Okay, once we get that point will be called as the null point. इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट कि जिसको जॉकी टच करने से ये यहाँ पे सेम डिफ्लेक्शन हमको मिलता है, टच करने से भी और टच करने से के बाद भी और पहले भी, दोनों केस में अगर सेम डिफ्लेक्शन मिलता है तो उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। एंड नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करके लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। तो अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये अगर हमको मिल जाता है LG, उसको हम बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो डिस्टेंस उसका है वो ऑब्वियसली कितना होगा, बिकॉज हमको पता है टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 100 होता है, तो इसलिए उसको 100 माइनस LG भी बोल सकते हैं, बट चलो फिलहाल अभी हम इसको LR बोल देंगे, डिस्टेंस को LG एंड LR, दीज आर द टू डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, सो वी कैन से दैट the condition of balancing condition of Wheatstone's network क्या होता है, ये हमने अभी भी देखा कि R1 upon R2 is actually going to be equal to R3 upon R4। तो यहाँ पे देखो ठीक से R1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो हम देख सकते हैं आराम से, R1 का रोल प्ले करने वाला है G। यहाँ पे देखो, if we say that R1 upon R2 is going to be actually equal to R3 upon R4, then we can get that R1 is going to be G, तो यहाँ पे आ जाएगा G अपॉन R2 कितना आएगा, ये देखो R जो कि रेजिस्टेंस ऑफ खुद रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस है हमारे पास, एंड दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर। हाउ मच इट मस्ट बी इक्वल टू, it should be equal to sigma into LG, and upon the resistance of this another part of the wire, how much it must be equal to, it should be equal to sigma into LR, in this way, so that the sigma can get cancelled and we'll be left with simply G upon R is equal to LG upon LR, and just take this R in that side so as to get this as G is equal to R into LG upon LR, and if we replace this LR by 100 minus LG, then we can again get this G to be simply equal to R upon LG upon 100 minus LG. So this is going to be the formula for finding the resistance of a galvanometer itself. तो कोई भी गैलोमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, याद रखो ठीक से। Okay, so this is about the Kelvin's method to find the resistance of galvanometer itself. Okay, so let us stop here. If you have any doubt, we can just raise hand. Otherwise, lecture is finished here. Okay, no doubt. Okay, bye bye.